नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूं आपका आज की कक्षा में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण पर। पिछली कक्षा में हमने परिचय के अंदर जाना था 5 बिंदुओं को, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण, व्यापक शिक्षण, शिक्षण विधियां, ब्लॉक टीचिंग और नीलपत्र। इस प्रकार से 5 बिंदुओं के परिचय पर हमने बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि इसके पश्चात हम एक एक स्टेप को उठाएंगे और एक एक बिंदु पर हम व्यापक या विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज इसी कड़ी में शुरुआत कर रहे हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की। किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत करनी होती है या कोई भी कार्यक्रम किसी भी जगह जोड़ा जाता है, चाहे आज आप देख लें कि नवीन पाठ्यक्रम में यदि कुछ जोड़ा जाता है या कुछ हटाया जाता है या किसी भी प्रकार से कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, तो उन परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है। तो यदि हम बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई, इसके प्रशिक्षण में लाने का क्या कारण रहा, तो यदि हम इस पर बात करें तो थोड़ी सी भूमिका हम यहाँ बांधने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है या माना जाता है कि राष्ट्र का निर्माण और हमारी कक्षाओं का सीधा संबंध है। बिल्कुल बात भी सही है कि आज भारत की कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही हमारे राष्ट्र के कर्णधार होंगे, और ऐसे में शिक्षकों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, इस पर ज़्यादा विस्तार से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सब समझते हैं। तो शिक्षकों की अहम भूमिका जहाँ हो गई, तो शिक्षकों को उतना प्रशिक्षण दिया जाए, उतने वे जागरूक रहें, उतने समर्थ हों कि इन कर्णधारों को उचित और मूल्यवान शिक्षा देने में वे सहभागीदारी निभा सकें। तो इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई सूक्ष्म शिक्षण की कि एक शिक्षक जितना पूरा का पूरा प्रोसेस अपने टीचिंग के दौरान करता है, उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके सिखाया जाए। अब ऐसे में एक चर्चा यहाँ पर और भी करते हैं। कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के वृत्तिक शिक्षण का समुचित कार्यक्रम हो। इस समय आपको यह परिभाषा स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोठारी आयोग ने कहा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के वृत्तिक शिक्षण का समुचित कार्यक्रम हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? वृत्तिक से तात्पर्य एक शिक्षक अपने 35 से 40 मिनट के कालांश के दौरान, यानी एक जो संपूर्ण कक्षा वह लेता है, उस दौरान वह अनेक गतिविधियां करता है। अनेक गतिविधियों में यदि हम बात करें तो प्रस्तावना करवाता है, वह शिक्षण करवाता है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करता है, आवश्यकता पड़ने पर वह श्यामपट्ट का प्रयोग करता है, साथ ही वह प्रश्न का प्रयोग करता है, प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रकरण को आगे बढ़ाता है, छात्र सहभागिता लेता है, छात्रों की सहभागिता लेते समय उनके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए वह पुनर्बलन भी देता है, साथ ही यदि आवश्यकता होती है उसे अपने प्रकरण को समझाने के लिए तो वह दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करता है। अंतिम में वह आंतरिक मूल्यांकन, जो जिसको पुनरावृत्ति भी कहते हैं, पुनरावृत्ति मूल्यांकन, इस प्रकार से वह सारे के सारे कार्यक्रम को समायोजित करता है अपने एक कालांश के दौरान। तो यही सब चीज़ें मिल करके क्या कहलाती हैं? वृत्तिक शिक्षण। तो इस वृत्त का, ये जो हमने वृत्त की बात की, वृत्तिक शिक्षण की बात की, इसका समुचित कार्यक्रम हो सके, इसके लिए कोठारी आयोग ने आवश्यकता महसूस की कि इन वृत्त में से छोटी छोटी चीज़ों को निकाल दिया जाए, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए, तभी वह प्रभावी शिक्षण करवा सकता है। यह थी कोठारी आयोग की। अब यहीं पर एक चर्चा हम करते हैं डॉक्टर एस एन मुखर्जी की। डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने कहा, टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज टी कप टू सिप, टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। यह आपको इस समय स्क्रीनशॉट पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज टी कप टू सिप, यानी टीचिंग कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो किसी के भी चाय के कप की तरह जिसका सिप लिया जा सके। ये आर्ट है, साइंस है, यानी यह एक कला है और विज्ञान है। वर्तमान की बात की जाए तो एक बात कही जाती है कि जब कोई काम नहीं मिला करने का तो टीचर बन जाओ। ऐसा नहीं है। टीचर बनने के लिए भी आवश्यक है कि आपको टीचर बनने की कला
आती हो। आपको टीचिंग के पीछे का छुपा विज्ञान समझना पड़ेगा। जब आप इन्हें समझेंगे तभी आप एक प्रभावी शिक्षक बन पाएंगे। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो चाय के कप की तरह सिर्फ नहीं लिया जा सकता, जिसका यह एक कला है और विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने। और कोठारी आयोग की हमने बात की थी, तो कोठारी आयोग ने क्या कहा था? कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षकों के वृत्तिक शिक्षण का समुचित कार्यक्रम हो। यहाँ पे एक और बात आपको बताऊंगी, सूक्ष्म शिक्षण को वैज्ञानिक विधि माना जाता है। अक्सर इस तरह के प्रश्न हमारे जो भर्ती के पेपर होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कि यह वैज्ञानिक विधि है या अवैज्ञानिक विधि है। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार की विधि है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। माफी चाहूँगी, मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं और साथ ही साथ इसको हम वैज्ञानिक रीति से संपन्न विधि भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक रीति से संपन्न विधि, बात एक ही है दोनों की। आपको किसी भी तरह से इसके विकल्प में आपको मिल जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि है और वैज्ञानिक रीति से संपन्न की जाने वाली विधि है। ये ठीक। तो अब हमने जाना कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और यह किस प्रकार की विधि है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास की, कि सूक्ष्म शिक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्या इसका इतिहास रहा और भारत में किस प्रकार से इसका आगमन हुआ। इतिहास की यदि बात करें तो सन 1961 1961 कहीं पर आपको इसका आंकड़ा 60 भी मिल सकता है, लेकिन अधिकांश यही आता है। तो 1961 की यदि बात करें तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में 3 वैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय जहां पर 3 वैज्ञानिक एचिसन, एलन और बुश, एचिसन, एलन, बुश, इन तीनों के पूरे नाम इस प्रकार से हैं: कीथ एचिसन, डॉक्टर ड्वाइट W. एलन, डॉक्टर रॉबर्ट N. बुश, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कीथ एचिसन, डॉक्टर ड्वाइट W. एलन, डॉक्टर रॉबर्ट N. बुश, इन तीनों ने मिलकर नियंत्रित रूप से समुचित अध्ययन अभ्यास का क्रम प्रारंभ किया। इन्होंने एक कार्यक्रम दिया जिसका नाम था संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम। तो ये एक कार्यक्रम इन्होंने निर्मित किया जिसके अंदर इन्होंने शिक्षण को छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको संकुचित स्वरूप देते हुए एक अभ्यास के क्रम को प्रारंभ करते हुए सूक्ष्म शिक्षण का जो सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण में जगह दी। इसके बाद में बहुत से वैज्ञानिक हुए। उसके बाद यदि बात करें कि भारत में इसका आगमन कहाँ से हुआ, ये तो था शिक्षा जगत में आगमन, शिक्षा जगत में। अब बात करें केवल भारत की, कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आगमन कब से और कैसे किस प्रकार से हुआ। तो भारत की बात करते हैं सन 1967 में इलाहाबाद में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर तिवारी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें माना गया कि अच्छे शिक्षक उत्पन्न किए जा सकते हैं। प्राचीन अवधारणा यदि बात की जाए तो प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि शिक्षक केवल जन्मजात होते हैं, लेकिन इस कार्य के बाद जब यह उत्पत्ति की गई, यहाँ पे डॉक्टर D.D. तिवारी थे, डॉक्टर D.D. तिवारी, इन्होंने 1967 में एक आयोजन किया। कहाँ? गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में एक आयोजन तैयार किया शिक्षकों पर, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण को आधार मानते हुए और उसे मजबूती देते हुए ये कहा गया कि शिक्षकों को उत्पन्न भी किया जा सकता है यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर 1967 से भारत में इसकी एंट्री हो जाती है सूक्ष्म शिक्षण की।
इसी के साथ यदि बात करें आगे 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण हुआ। 1978 में इंदौर में राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण किया गया, जो किस पर आधारित थी? सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित थी। यहाँ पर अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों ने मिल करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया था और सूक्ष्म शिक्षण पर बहुत गहराई से या सूक्ष्म तरीके से शोध कार्य किया था। और तब से ये कहा गया कि सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान है, जिसके आधार पर शिक्षकों को प्रभावी बनाया जा सकता है, उनके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है और शिक्षक के वृत्तिक शिक्षण, जिसकी हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जो कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षकों के वृत्तिक शिक्षण पर भी काम किया जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। और अंत में यदि बात करूं तो 1979 में 1979 में देहरादून में मिनी टीचिंग के नाम से मोनोग्राफ प्रकाशित हुआ। 1979 में देहरादून में मिनी टीचिंग नाम से मोनोग्राफ प्रकाशित हुआ। मिनी टीचिंग उसे नाम दिया गया उस प्रोजेक्ट को पूरा, और उसी नाम से एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, जिसमें ये पूर्ण रूप से सहमति प्रदान कर दी गई हर एक वैज्ञानिक के द्वारा कि सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके माध्यम से शिक्षकों को बहुत लाभ मिल सकता है और इसके माध्यम से प्रभावी शिक्षा भी शिक्षण में प्रभावी कार्य भी किए जा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि सूक्ष्म शिक्षण क्यों हमारे आवश्यकता हुई शिक्षण में इसकी प्रशिक्षण की, और साथ ही साथ इसके इतिहास पर हमने बात की, जिसमें कोठारी आयोग को हमने लिया, जिसमेम डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी की परिभाषा से हमने चर्चा प्रारंभ की। उसके बाद में इसका जो आंकड़ा था कि ये इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। फिर इस पर अनेक वैज्ञानिकों ने वैसे कार्य किए, लेकिन प्रारंभ में उन 3 के नाम आते हैं। फिर भारत में हमने बात की तो 1967 से इसकी प्रारंभ हुआ, 1967 में इलाहाबाद में। फिर हमने बात की थी 1978 में भी हमने बीच में बात की, और उसके बाद 1979 में। इस प्रकार से इसका क्रम आगे निरंतर वर्तमान तक भी जारी है। तो इसके अर्थ व परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।